प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हल संधि को कंप्लीट कर लिया था, सभी की सभी 8 जो प्रकार थे हल संधि के वो हमने पढ़ा दिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि में के भेद मैंने आपको बताए थे 4 होते हैं: सत्व विसर्ग, रुत्व विसर्ग, उत्व विसर्ग और विसर्ग लोप संधि। आज उनके 2 पार्ट हम पढ़ लेते हैं। विसर्ग संधि का आज एक पार्ट पढ़ेंगे हम सत्व विसर्ग और दूसरा पार्ट पढ़ेंगे रुत्व विसर्ग। जिन बच्चों का ध्यान है ना वीडियो देखने पर, वे ही समझ पाएंगे। ध्यान रखना, बहुत सारे सूत्र लिख रहे हैं यहाँ पे। देखो, सत्व विसर्ग संधि, पहली संधि आ रही है विसर्ग में, सत्व विसर्ग संधि। आपको यहीं पे ही करवा देता हूँ। स होना, स होना कौन सी संधि? सत्व। रु होना कौन सी संधि? रुत्व। रु होना कौन सी संधि? रुत्व। उ होना उत्व और लोप होना विसर्ग लोप संधि। ऐसे ही हमने संधियाँ पढ़ी थी अब तक। भाई, दीर्घ होना दीर्घ संधि, गुण होना गुण संधि, वृद्धि होना वृद्धि संधि, अयादि होना अयादि संधि, पूर्व रूप होना पूर्व रूप संधि, यण होना यण संधि, पर रूप होना पर रूप संधि, प्रकृति भाव होना प्रकृति भाव संधि। इसके बाद हमने पढ़ी सचु होना सचुत्व संधि, सटु होना सटुत्व संधि, अनुस्वार होना अनुस्वार संधि, अनुनासिक होना अनुनासिक संधि, पर से वर्ण बाद वाले वर्ण का समान वर्ण होना पर से वर्ण संधि। इसके बाद हमने और भी संधियाँ पढ़ी। तुक का आगम होना तुकागम संधि, चय होना चतुर संधि, क्षय होना छकार होना छतु संधि, जस होना जसतु संधि। अब ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं स होना सत्व संधि, रु होना रुत्व संधि, उ होना उत्व संधि और लोप होना लोप विसर्ग संधि कह दो या विसर्ग लोप संधि। पहला सूत्र आ रहा है सत्व संधि में विसर्जनीय यश से। 2 सूत्र हैं, ध्यान रखना। इसमें 2 सूत्र मैंने आपको नीचे लिखाए हैं, खरी और सरी। अरे ये सूत्र नहीं है, समझने के लिए लिखाए हैं, खरी और सरी। सूत्र तो कौन सा है आपका? विसर्जनीय यश से, ये सूत्र है। ये खरी और सरी इसलिए लिखाए हैं, ध्यान देना। विसर्ग के बाद यदि खर हो, क्या हो? खर, तो भी विसर्ग सत्व संधि होगी। और यदि सर हो, सर क्या है पता नहीं, खर भी कह रहे हो सर भी कह रहे हो, सर हमें तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। समझो, प्रथम पद के अंत में क्या हो और दूसरे पद के प्रारंभ में क्या हो, 2 ऑप्शन बताऊंगा, ध्यान देना। प्रथम पद के अंत में तो आपको कौन सी संधि है? विसर्ग। तो प्रथम पद के अंत में क्या मिलेगा? विसर्ग। क्या मिलेगा बताओ? विसर्ग। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ध्यान रखना, प्रथम पद के अंत में सभी में विसर्ग मिलेगा। और विसर्ग नहीं मिले तो नू समझियो विसर्ग संधि है ना, समझना ना। दूसरे पद के प्रारंभ में क्या हो? खर। क्या हो? खर। अब आ गया समझ में। प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो और दूसरे पद के प्रारंभ में क्या हो? खर। क्या हो? खर। अब समझो, अब बात करते हैं ये खर क्या है। माहेश्वरी सूत्र जिन बच्चों को याद है, खर के अंतर्गत किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आता है। खर के अंतर्गत ध्यान देना, उसमें माहेश्वरी सूत्रों में खप छटत चटतव कै पे ये से रे आते कि नहीं आते? खे फे चे टे ते वे में हलंत लगता है, उसको उस वर्ण को लेके नहीं। कै पे ये, तो ये पहला और दूसरा वर्ण आता है। यदि विसर्ग के बाद कै हो या खे हो या तय हो या थे हो, यदि विसर्ग के बाद, ध्यान देना, इस वाले को और लिख देता हूं मैं, लो भाई ये वाला से, समझ गए? विसर्ग के बाद यदि चय हो या छय हो या ये वाला से हो,
यदि विसर्ग के बाद टे हो, टे या ठे हो, या फिर ये षटकोण वाला से हो, तो विसर्ग के स्थान पर ये वाला से हो जाएगा, इधर ये वाला से हो जाएगा, इधर ये वाला से हो जाएगा। भाई खर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ रहे थे? पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। आ रहा था कि नहीं आ रहा था? आ रहा था कि नहीं आ रहा था? आ रहा था। समझ गए? इसमें आपको और भी मिलेगा, आपको जैसे फे हो, पे या फे, इसमें ये भी मिलेगा। ध्यान रखें, दोबारा से समझ लो। ये लो, मैंने मिटा दिया। यहाँ तक मैं दोबारा से समझा रहा हूँ। यहाँ से प्रथम पद के अंत में विसर्ग, उसके बाद पहला या दूसरा, जैसे के, खे, ते, थे, और या फिर ये वाला से हो, तो विसर्ग के स्थान पर, इस विसर्ग के स्थान पर ये वाला से हो जाता है सपेरा वाला से। अब आया समझ में? यदि विसर्ग के बाद चे या छे हो तो या फिर ये वाला से हो, तो विसर्ग के स्थान पर ये वाला से हो जाता है। समझ गए? यदि विसर्ग के बाद टे या ठे या फिर पे या फे हो, तो षटकोण वाला से। अब इसमें ये षटकोण वाला से यहाँ भी लिख देंगे हम। आप इनको क्यों लिख रहा हूँ मैं, कारण बता देता हूँ आपको। ये वर्ण जिसमें आ रहे हैं ना, उनका उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान और इसका उच्चारण स्थान एक ही है। इच्वेषाणाम तालु, उच्चारण स्थान जैसे आप पढ़े होंगे आपने क्लास में, इच्वेषाणाम तालु देख लेना। समझ गए? इसका उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान और इसका उच्चारण स्थान एक ही है, साथ में लिखा दिया। इसका उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान और इसका उच्चारण स्थान एक ही है। ये थोड़े इसलिए लिखा है, मैं एक दो उदाहरण मिल जाते हैं। देखो मैं कैसे बता रहा हूँ मैं आपको। अब मैंने इसमें सरी सूत्र भी जोड़ दिया। कौन सा सूत्र जोड़ दिया? सरी। कौन सा सूत्र भी जोड़ दिया? दोनों सूत्र एक साथ पढ़ा दिए मैंने आपको। भाई खर के अंतर्गत कौन कौन से आ रहे थे? खर के अंतर्गत पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा आ रहा था ना, पहला दूसरा वर्ण किसी भी वर्ग का। अब सरी के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ये 3 से आते हैं, 1 2 3 आते कि नहीं? सरी, सर प्रत्याहार के अंतर्गत माहेश्वरी सूत्रों में से स्टार्ट करो और रे तक ये 3 ही वर्ण मिलेंगे। से देख लेना आप, माहेश्वरी सूत्र खोलना और सर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब विसर्ग के बाद ये से आए। देखो विसर्ग के बाद यदि ये वाला से आता है तो विसर्ग के स्थान पर यही वाला से हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा? इस वाले से का कुछ नहीं करोगे आप, विसर्ग के स्थान पर ये वाला से कर दोगे। यदि ये वाला से आता है, विसर्ग के स्थान पर यदि सलगम वाला से आए तो यही वाला से हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला, विसर्ग के बाद यदि षटकोण वाला से आता है तो विसर्ग के स्थान पर, इस विसर्ग के स्थान पर ये वाला से हो जाता है। समझ गए? यदि विसर्ग के बाद कैखे या तैथे आएँ, विसर्ग के बाद कैखे या तैथे आएँ तो विसर्ग के स्थान पर सपेरा वाला से हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद चे आएँ तो विसर्ग के स्थान पर सलगम वाला से हो जाएगा। विसर्ग के बाद यदि टे ठे पे फे आएँ तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला से हो जाएगा। क्या आप समझ पाए? मेरे हिसाब से तो समझ गए होंगे। देखो विसर्ग के बाद सपेरा वाला से आता है तो विसर्ग के स्थान पर सपेरा वाला से ही हो जाता है। विसर्ग के बाद यदि सलगम वाला से आता है तो विसर्ग के स्थान पर सलगम वाला से हो जाएगा। लिखा रखा है ना मैंने। विसर्ग के बाद यदि षटकोण वाला से आता है तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला से हो जाएगा। अब दूसरी परिभाषा क्या बताई? विसर्ग के बाद, ध्यान रखना, विसर्ग के बाद यदि कै खे तै थे आएँ तो विसर्ग के स्थान पर सपेरा वाला से होगा।
विसर्ग के बाद छे छे आए तो विसर्ग के स्थान पर सलगम वाला से होएगा। विसर्ग के बाद टे ठे या पे फे आए तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला से हो जाएगा। अब सुनो, देखो हमने परिभाषा पढ़ी, देखो ये रहे उदाहरण, ये समझ लो। विसर्ग के बाद ये वाला से आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस विसर्ग के स्थान पर, इस विसर्ग के स्थान पर, इस विसर्ग के स्थान पर कौन सा से होएगा? ये वाला से आ रहा है बाद में, तो यही होएगा। तो नी से शुल्क है, ऐसे भी लिख सकते हो। कौन सी संधि हो गई बताओ? सत्व संधि। कौन सी? सत्व। यदि ऐसा नहीं करना चाह रहे, यदि आप ऐसा नहीं करना चाह रहे तो बीच में से प्लस का चिन्ह हटा दो, ज्यों का त्यों लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में से क्या हटा दो? प्लस, ठीक है। और ज्यों का त्यों लिख दो, नी में विसर्ग और शुल्क है, अलग अलग लिखना है, कहीं मिला के लिख दो। या तो ऐसे लिखो, या विसर्ग के स्थान पर क्या होएगा? निःशुल्क है, विसर्ग का से करो। समझ गए? अब देखो ऐसे रामधन षष्ठ है, विसर्ग के बाद ये वाला से आया है तो इस विसर्ग के स्थान पर ये वाला से हो जाएगा जो बाद में आया है, तो क्या बन जाएगा? राम षष्ठ है। और यदि ये नहीं करते हो तो प्लस का निशान हटा दो बीच में से, हो जाएगी संधि। संधि वही होगी, कौन सी? सत्व विसर्ग संधि। समझ गए? उसके बाद देखो ये वाला से आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर आपको कौन सा से करना है? यही वाला से करना है। मनस संताप है। और यदि ये नहीं करते हो तो प्लस का चिन्ह हटा दीजिए बीच में से, बाकी ज्यों का त्यों लिख दीजिए। राम है धन से, तो ये से आ रहा है, देख लो। रामस ये वाला से होएगा ना विसर्ग के स्थान पर, होएगा? क्यों नहीं होएगा? क्योंकि नियम कह रहा है शेते, ज्यों का त्यों लिख दिया हमने। अब आपको मैंने एक संधि पढ़ाई थी, उसमें उदाहरण लिखाया था सचुत्व हल संधि। कौन सी संधि? सचुत्व। उनमें ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। समझ गए ना? सचुत्व में प्रथम पद के अंत में विसर्ग तो नहीं था ना? नहीं था, इसीलिए इसमें विसर्ग है तो ये विसर्ग में सत्व संधि हो जाएगी, उसमें विसर्ग नहीं था तो वो सचुत्व हल संधि हो जाएगी। समझ गए ना? उदाहरणों को समझना कहाँ अंतर है, ये उदाहरण मैंने समझा दी। एक उदाहरण इधर भी है ऐसा ही, विसर्ग के बाद ये वाला से आ रहा है सपेरा वाला, तो विसर्ग के स्थान पर ये वाला से हो जाएगा और बाकी का ज्यों का त्यों ऐसे। यदि ये ऐसे नहीं करते हो आप तो प्लस का चिन्ह हटा दीजिए और कोई अंतर नहीं कीजिए, बाकी का ज्यों का त्यों लिख दीजिए। समझ गए? क्या आपको उदाहरण समझ में आए? अब दूसरा नियम क्या है? विसर्ग के बाद कै खे या ते थे आए तो सपेरा वाला से हो जाएगा। विसर्ग के बाद चे छे आए तो सलगम वाला से हो जाएगा। किसके स्थान पर? विसर्ग के स्थान पर। विसर्ग के बाद यदि टे ठे या पे फे आए तो विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला से हो जाएगा। लेकिन एक उदाहरण इस संधि का थोड़ा सा खंडन कर रहा है, एक ही उदाहरण मात्र। समझना, देख कौन सा है वो, आप भी देखना, आपको भी समझ में आ जाएगा। सर आपने नियम तो ये लिखाया और उदाहरण ये बोल रहा है। देखो, पुनः धन चय, पुनः धन चय, विसर्ग के बाद चय आया है तो कौन सा से होएगा? देखो, विसर्ग के बाद ये चय आया है तो कौन सा से होएगा? विसर्ग के स्थान पर सलगम वाला से। पुनश्च क्या बन गया भाई? पुनश्च बन गया ना। व्याकुल है धन चलित है, ये च आ गया, फिर वही करना है, यही सिस्टम है। व्याकुल, अब ये विसर्ग के स्थान पर ये वाला से कर दिया और चलित है, कहाँ दिक्कत है? समझ गए? आगे देखो, ततः धन तेसु, तत्, अब विसर्ग के स्थान पर क्या करूं? विसर्ग के बाद तय आ रहा है, देख लो, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? तय। ये तय आ रहा है तो कौन सा से कर दूं? सपेरा वाला से। ये कर दिया हमने, ततस्तेषु ऐसे बन जाएगा। समझ गए? इसमें भी तय आ रहा है, देख लो, विसर्ग के बाद, तो शिक्षणिया, शिक्षणिया विसर्ग के स्थान पर सपेरा वाला से और तू ऐसे बन जाएगा। ये इसमें भी तय आ रहा है, मन है धन तो से है, सपेरा वाला से हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर मनस तो से है। निष्फल है, नी धन फलम,
निधन फलम निष्फलम। देखो विसर्ग के बाद कौन क्या आ रहा है? फे। विसर्ग के बाद यदि फे आए तो कौन सा से होएगा? षटकोण वाला से। नी षटकोण वाला से कर दिया विसर्ग के स्थान पर और फलम लिख दिया, क्या हो गया? निष्फलम। ठीक है, उदाहरण इधर देखो, गोधन चरती विसर्ग के स्थान पर च की वजह से कौन सा से होएगा? सलगम वाला। गोश चरती क्या हो जाएगा? गोश चरती होएगा कि नहीं होएगा? विसर्ग के बाद च आया है तो विसर्ग के स्थान पर सलगम वाला से होएगा कश्चित। कहेदंचित है, सॉरी कहेदंचित कश्चित। अब ये तय आया है, विसर्ग के स्थान पर सपेरा वाला से होगा, ये लिख दीजिए। ठीक है, रामस तिष्ठति। समझ गए? अब इसमें विसर्ग के बाद त्राता, त्राता में क्या छिप रहा है? तय। भाई त्रय जो बनता है तय और रे से बनता है, तो पहला वर्ण कौन सा है? तय। अब तय आया यहाँ पे और तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? सपेरा वाला से। विष्णु ये वाला से हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर, और त्राता विष्णु त्राता ऐसे बन जाएगा। ये च आया देखो विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के बाद तो ये इसके स्थान पर कौन सा से होएगा? सलगम वाला से। रामश्च, रामे धन च रामश्च। धनु धन टंकार, ये ट आया है, विसर्ग के बाद ट आया। देखो विसर्ग के बाद ट तो कौन सा से होएगा? षटकोण वाला से। धनुष टंकार है। निधन छले है, विसर्ग के बाद छ आया है, देखो छ तो कौन सा से होएगा? सलगम वाला से। निश्चल है। ठीक है, नम है धनते, कौन सा से होएगा? सपेरा वाला से। नमस्ते। नम है धनकारम, विसर्ग के बाद क्या आया है तो कौन सा से होएगा? सपेरा वाला से। नमस्कारम। उदाहरण जो शेष बचा ये देख लो, अब देख लो, विसर्ग के बाद क आया है, क्या आया है? क। विसर्ग के बाद क आ गया, विसर्ग के बाद क क्या होना चाहिए? विसर्ग के स्थान पर सपेरा वाला से। हमने ये नियम भी पढ़ा था, विसर्ग के बाद क आया तो हमने सपेरा वाला से किया कि नहीं किया? किया ना, कर दिया। लेकिन यहाँ पे ये सपेरा वाला से नहीं होगा। दुहु धन कर्म करेंगे तो षटकोण वाला से होगा। इस उदाहरण को ध्यान रखना, दुष्कर्म बनेगा। क्या बनेगा? दुष्कर्म। मैंने अब बताया था ना, एक उदाहरण इस नियम का खंडन करेगा। कौन सा कर रहा है वो? दुधन कर्म, क्या बनेगा? दुष्कर्म। होना चाहिए था सपेरा वाला से और हो गया षटकोण वाला से। एक ही उदाहरण है, बाकी ठीक है, फॉलो कर रहे हैं नियम को। ये आपकी हो जाती है सत्व विसर्ग संधि। इसके बाद शेष आपकी आ रही है ऋत्व विसर्ग संधि। कौन सी? ऋत्व विसर्ग संधि। इसको भी समझिए। ऋत्व विसर्ग संधि में मैंने 3 सूत्र लिखवा रखे हैं। कौन, कितने सूत्र? 3। देखो खरी से, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना। खरी से मतलब क्या है? खर। और सरी से मतलब क्या है? सर। सरी से मतलब क्या है? सर। माहेश्वरी प्रत्याहार सूत्रों में देखना, ये खर और सर के अंतर्गत पहला दूसरा, खर के अंतर्गत तो पहला दूसरा आएगा प्रत्येक वर्ग का, और सर के अंतर्गत ये 3 से आएंगे, से। समझ गए? अब हम पढ़ते हैं ऋत्व। ऋत्व में पहला सूत्र आ रहा है से सज्जुषोरु, दूसरा सूत्र है रोरी, तीसरा सूत्र है ढ्रय लोपे, ढ्रय नहीं है ये, रे लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, लिख रहा है ना आपको, रे लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण है, दीर्घो अण है। समझ गए? अब ये 3 सूत्र हैं, कैसे समझे सर इनको? हमने तो कभी ऐसे समझा ही नहीं। से सज्जुषोरु भी नहीं पढ़ा और ये रोरी सूत्र भी नहीं पढ़ा। हमने तो ऐसा पढ़ा है कि घर में कोई रोरी है, रोरी। आज हमको पढ़ने को मिला है रोरी।
ऐसा नहीं होता। ये संस्कृत में जो सूत्र बनाए हैं ये शुद्धता के लिए, शुद्ध लेखन के लिए सूत्रों का अध्ययन। एक संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो अशुद्ध को शुद्ध बना दे, शुद्ध रूप ही संस्कृत है। ध्यान दो, पहला सूत्र हम पढ़ते हैं से सज्जु सोरू, यहाँ तक पढ़ लेंगे हम इसको। प्रथम पद के अंत में क्या हो, दूसरे पद के प्रारंभ में क्या हो कि रुत्व हो जाए। क्या हो जाए? रुत्व। रुत्व का मतलब रे और रू होना, रू होना, रू होना ही रुत्व संधि। रू बोलें तो ये, रू बोलें तो रे, रू बोलें तो रे। ये मत करना कि रू हो रहा है तो रू कर देंगे सर, रू का मतलब है रे। समझ गए? देख लो, प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो। क्या हो भाई और बहनों? विसर्ग। विसर्ग से पहले ए या आ न हो, ए या आ न हो। क्रॉस कर दिए मैंने, ध्यान रखना। प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो, विसर्ग से पहले पूर्व, विसर्ग से पूर्व ए या आ न हो। आया समझ में? और कुछ भी हो लेकिन ए या आ नहीं होना चाहिए। ठीक है? दूसरे पद के प्रारंभ में को ध्यान रखना, दूसरे पद के प्रारंभ में कोई स्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या ये, वे, रे, ले, है हो, ये हो तो विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर रू, और रू बोलें तो, रू बोलें तो रे हो जाता है। रू बोलें तो रे हो जाता है। समझे? कुछ परिभाषा लिखा दी है से सज्जु सो रू। ये सूत्र ये कहता है कि जो विसर्ग के स्थान पर आपने से किया था उस से का ही रू हो जाता है। अब आप पहले आपने पढ़ी थी सत्व, विसर्ग के स्थान पर क्या किया था? से, लेकिन अब से के स्थान पर क्या होएगा? रू। रू बोले तो रे हो जाता है। परिभाषा क्या थी सुनो, जब प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग से पहले ए या आ नहीं हो, विसर्ग हो, प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग से पहले ए या आ नहीं हो। क्रॉस कर रखा है मैंने ए आ को, ये नहीं हो और कोई हो, ई हो, ऊ हो, री हो, कुछ भी हो, लेकिन ध्यान रखें विसर्ग प्रथम पद के अंत में विसर्ग, विसर्ग से पूर्व ए या आ नहीं हो, बाद में तथा बाद में दूसरे पद के प्रारंभ में या तो कोई भी स्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या फिर ये वे ले हो, लिख रखा है, या कोई स्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या ये वे ले हो, तो विसर्ग के स्थान पर रू, रू बोले तो रे हो जाता है। पहला नियम आ गया आपको समझ में। अब दूसरा नियम जब मैं बताऊंगा, जब इसके उदाहरण में आपको समझा दूंगा। ठीक है? देखो, प्रथम पद के अंत में विसर्ग है कि नहीं है? है। और उससे पहले आपको ए या आ मिल रहा है क्या? नहीं मिलना चाहिए। मैंने पहले कह दिया ना, विसर्ग से पहले ए या आ नहीं हो। है क्या? नहीं है, अच्छी बात है। बाद में कोई स्वर है? स्वर है तो विसर्ग का रे कर दो, विसर्ग का क्या कर दो? रे। अब रे में अपी लगाएंगे तो रे क्या हो जाएगा? पूरा, और पी जोड़ दो, ये पी जोड़ दो इसमें, मुनिरपी। क्या बन गया? मुनिरपी। ऐसे ही प्रथम पद के अंत में विसर्ग है, विसर्ग से पहले ए या आ नहीं है तो विसर्ग का बाद में क्या है? स्वर, तो विसर्ग का रे कर दो, रे में आ की आदेश जोड़ दो, रे में आदेश जोड़ा तो क्या बना? गुरोधन आदेश है, गुरोरादेश है। समझ गए? भानु धनु दे, विसर्ग से पहले ए आ नहीं है, अच्छी बात है, बाद में स्वर है तो विसर्ग का रे कर दो, भानु रे, रे में ऊ की मात्रा लगाओ, लगा दी, देती, क्या बन गया? भानुरुदेति, भानु धनु देती, भानुरुदेति। राष्ट्रपति धन भवती, अगला उदाहरण देखो, विसर्ग से पहले ए आ नहीं है, अच्छी बात है, नियम कह रहा है ये,
अब भय कौन सा वर्ण है? भय, पे, फे, बे, भय चौथा वर्ण है। अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है कि नियम फॉलो हो रहा है। तो विसर्ग का क्या कर देंगे? रे। राष्ट्रपति, अब विसर्ग का क्या कर देंगे? रे। रे कहाँ चला जाएगा? ऊपर, भय वे ती, ये बनेगा राष्ट्रपति भक्ति। समझ गए? मुनि धनिति, मुनि धनिति, देखो विसर्ग से पहले ए या आ नहीं है और बाद में क्या है? स्वर। तो मुनि विसर्ग जो है उसके स्थान पर रे कर देंगे। रे में इति जोड़ दो, ई और ती, इति। तई धन आगतम, विसर्ग से पहले ए या आ नहीं है, अच्छी बात है। आगतम विसर्ग के स्थान पर क्या कर देंगे? रे, और रे में आगतम जोड़ दीजिए, आगतम, ये बनेगा तैरागतम। अगला उदाहरण देखो इधर, धेनु धन गच्छति। धेनु विसर्ग है, विसर्ग किससे पहले ए या आ नहीं है, नहीं है ना। बाद में क्या है? तीसरा वर्ण। क्या है? तीसरा वर्ण। तो विसर्ग के स्थान पर रे कर दो, धेनु गच्छति। अब विसर्ग के स्थान पर जो रे करोगे जो कहाँ जाएगा? ऊपर। समझ गए? ऐसा ही ये है, ये विसर्ग से पहले ए या आ नहीं है, बाद में क्या है? भय, कौन सा वर्ण है? चौथा। तो विसर्ग के स्थान पर रे कर दो, रे की कर दिया हमने, भय के ऊपर रे चला गया, तो क्या हो गया? ये एतैर्भक्षितम। भानुधन असौ, विसर्ग से पहले ए या आ नहीं है, बाद में क्या है? स्वर। तो विसर्ग का क्या कर देंगे? रे। ये रे कर दिया, रे में किसकी मात्रा गई? ए की, तो रे क्या हो गया? पूरा, और सौ जोड़ दो इसमें, भानुरसौ। पुनः धनत्र, इसको बाद में बताएंगे, ठीक है। ये उदाहरण थोड़ा सा अपवाद है। आगे देखो, अब अगला सूत्र पढ़ रहे हैं हम, रोरी। ये क्या सूत्र कहता है? ध्यान दो। रोरी, रोरी के साथ में ही ड्रे लोपे बोल दीजिए, या रे लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणे। इन दोनों सूत्रों का एक ही मतलब बताएंगे हम। देखो, प्रथम पद के अंत में क्या हो और दूसरे पद के प्रारंभ में क्या हो। सुनो, प्रथम पद के अंत में क्या हो? विसर्ग। क्या हो भैया? विसर्ग। ध्यान देना, प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो, और विसर्ग से पहले यदि लघु स्वर है, क्या है भाई? लघु स्वर। विसर्ग से पहले लघु स्वर है, ये बात ध्यान रखना। प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग से पहले ये भी देखना लघु स्वर है कि नहीं है। उसके बाद हम दूसरे पद के प्रारंभ में यदि रे है, ये भी देखना है। यदि क्या है? रे। तो ध्यान देना, इस विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है। इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? रे। मैंने आपसे क्या कहा था? देखो थोड़ा सा समझिए पहले इसी संधि में। भाई विसर्ग के बाद से आएगा तो विसर्ग के स्थान पर क्या होता है? से। यही बताया था ना। विसर्ग के बाद यदि रे आएगा तो विसर्ग के स्थान पर क्या होएगा? रे। बताया, नियम फॉलो हो रहा है ना। वो ध्यान रखना, पूर्व ज्ञान जरूरी है। अब ये विसर्ग के स्थान पर रे तो हो गया, लेकिन ये इस रे का लोप हो जाता है। पूर्व रे का क्या हो जाता है? लोप। पूर्व रे का क्या हो जाता है? लोप। अब इस देखो, कहने का मतलब विसर्ग के स्थान पर रे हुआ और रे का ही क्या हो गया? लोप। तो कहने का मतलब विसर्ग का ही क्या हो गया? लोप। समझ गए ना भाई? विसर्ग के स्थान पर रे किया, रे का क्या हो गया? लोप। तो ये समझो कि विसर्ग का ही लोप हो गया। लेकिन किंतु परंतु ये जो लघु स्वर है, ये लघु जो स्वर है वो दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। कौन से स्वर में? दीर्घ स्वर में। लघु का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो लघु स्वर जो है वो दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप। ये कौन सा सूत्र कहता है? रोरी। और कौन सा सूत्र कहता है? ड्रे लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणे। अब देखो इसको समझो। ये जो आपने रे का जो लोप किया था, रे का क्या किया था? लोपे। लोप होने पर पूर्व का अण का मतलब अच का मतलब क्या है? स्वर। पूर्व का जो स्वर है,
जो रे से रे का लोप किया था उससे पूर्व का जो रे है, सॉरी पूर्व का जो अच है, उस अच का दीर्घ हो जाता है। यही बात मैंने यहाँ पे आपको समझाई थी। भाई विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है, रे का क्या हो जाता है? लोप। अब लोप होने पर जो लघु स्वर है, इससे पहले जो लघु स्वर है, उस लघु स्वर का क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर हो जाता है। लघु स्वर का क्या होएगा? दीर्घ स्वर। समझ ले। अब ये बात आपने जब समझ ली है तो उदाहरण भी समझ लो। विसर्ग आ रहा है, विसर्ग देखो, विसर्ग से पहले लघु स्वर है, बाद में रे है, तो कहने का मतलब विसर्ग का ही लोप कर दो। किसका लोप कर दो? विसर्ग का। और लघु जो स्वर है उसको दीर्घ कर दो। कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया ना। विसर्ग का क्या कर दिया? लोप। और रोग है जोड़ दो, क्या हो गया? निरोग है। आ गया ना समझ में? ऐसे ही प्रातः धन राजते, विसर्ग का लोप करो, कर दिया। और जो लघु स्वर है उसका दीर्घ करो, प्राता, कर दिया ना। ए का दीर्घ क्या होता है? आ। और राजते, ऐसे। विसर्ग के बाद रे आ रहा है तो विसर्ग का लोप कर दो, कर दिया। और ये छोटा हुआ है, इसका बड़ा करो। विसर्ग का हमने क्या कर दिया? लोप। और आगे क्या लिख रहा है? रोग है। लोप कर दिया हमने और छोटा जो ऊ है उसका बड़ा कर दिया। देख लो ये बड़ा हो गया। समझ गए? निधन रज है, विसर्ग के बाद रे आ रहा है तो विसर्ग का क्या कर दिया? लोप। और जो लघु नी ई है उसकी हमने क्या कर दी? बड़ी नीरज है। ऐसे ये क्या बनेगा? शंभु राजते। समझ गए? ऐसे ये क्या बनेगा? हरि रम्य है। अब इसको बनाइए आप। अंत विसर्ग लग रहा है, विसर्ग के बाद रे है तो विसर्ग का लोप करो, ए का आ करो। ए का क्या करेंगे? आ। और राष्ट्रीय लिख देंगे, अंतरराष्ट्रीय, ये हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम, एक उदाहरण और शेष रह गया। ये जो इस सूत्र का खंडन कर रहा है, कौन से सूत्र का? से सज्जुसो रू। ये क्या कहता था कि प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग से पहले ए या आ नहीं हो। और यहाँ पे क्या है? विसर्ग है और विसर्ग से पहले क्या है? ए है। इसीलिए छोड़ दिया था मैंने ये। समझ गए ना? तो यहाँ पे भी एक उदाहरण ऐसा है जो सूत्र का खंडन कर रहा है। पुनः धन अत्र, तो विसर्ग के स्थान पर रे होएगा और क्या बन जाएगा? पुनरत्र। समझ गए? इस उदाहरण को नोट कर लेना। बाकी हम पढ़ेंगे अगली संधियाँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।